इससे पहले वाली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है उसमें लास्ट मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग तक समझाया था। नाउ जो सेकंड स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट्स को पानी सप्लाई करना। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अभी तक इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है पानी सप्लाई के लिए प्लांट्स को, लेकिन उस पर डिपेंड होने से हो सकता है अगर मॉनसून फेलियर हो तो क्रॉप फेलियर भी हो जाएगा। इसीलिए वी अप्लाई मेनी रिसोर्सेज ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है वेल्स। वेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डग वेल्स जिसको कुआं कहते हैं और एक होता है ट्यूबवेल। तो डगवेल और ट्यूबवेल से खेत में पानी दिया जाता है। दूसरा होता है कनाल। कोई अगर रिवर या पॉन्ड है आसपास खेत के तो उससे एक कनाल बनाया जाता है, बड़ा सा नाला टाइप का, जिससे कि रिवर का या पॉन्ड का पानी जो है वो खेत तक पहुंचाकर खेतों में पानी दिया जाता है। उसके बाद है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कनाल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि डायरेक्टली टैंक से या मोटर से आसपास में जो रिवर या पॉन्ड है उससे डायरेक्टली पानी जो है वो खेतों में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है टैंक्स। टैंक्स जो होते हैं बड़े बड़े रिजर्वॉयर होते हैं पानी के। बहुत बार खेतों में बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और उसमें पानी स्टोर किया जाता है, चाहे अंडरग्राउंड वाटर चाहे कहीं और से, और खेतों में फिर पानी दिया जाता है। तो ये जितने भी हैं वो इरिगेशन के सोर्सेस हैं। अब अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें इरिगेशन में तो हम लोगों को रेन वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और अंडरग्राउंड वाटर में सबसे कम डिपेंडेंट होना है। तो उसके लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है कि बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसमें कि बरसात का पानी जमता है, उसको यूज किया जाता है। या फिर नदी के रास्ते में छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं, उससे पानी कुछ दिन ठहरता है, रन ऑफ नहीं होता है, वो पानी को भी यूज किया जाता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन। नाउ जो नेक्स्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट टेक्निक यूज किया जाता है या नेक्स्ट तरीका यूज किया जाता है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग इसलिए अपनाते हैं ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचे और ये नेचुरल तरीका है प्लांट्स को ग्रो करने का, अच्छा प्रोडक्शन देने का और सॉइल को कम से कम नुकसान पहुंचाने का और फर्टिलिटी मेंटेन करने का। तो क्रॉपिंग पैटर्न सबसे पहला हम लोग लेते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो या दो से ज्यादा प्लांट्स या क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते हैं एक फील्ड में, जैसे कि वीट और ग्राम उगा लिए, वीट या मस्टर्ड उगा लिए। इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी एक क्रॉप अगर फेल होता है तो कम से कम दूसरा क्रॉप जो है वो अच्छा प्रोड्यूस मिलता है उसका। तो इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ एनी वन क्रॉप। नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में भी दो या दो से ज्यादा प्लांट्स को साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड में उगाया जाता है, जैसे कि सोयाबीन प्लस मेज या बाजरा प्लस काउपी, और वो एक डेफिनेट रोज में डेफिनेट पैटर्न में उगाया जाता है। यही डिफरेंस है क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में, यही डिफरेंस है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो है वो डेफिनेट पैटर्न नहीं अपनाया जाता है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में डेफिनेट पैटर्न अपनाया जाता है। इंटरक्रॉपिंग से क्या फायदा मिलता है? इंटरक्रॉपिंग से ये फायदा मिलता है कि अगर कोई एक प्लांट में या कोई एक रो में अगर डिजीज पहुंचे तो वो उसको फील्ड में फैलने से रोकता है। तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस एंड गिव अ गुड प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो है इसका मतलब, क्रॉप रोटेशन वैसे भी ज्यादातर फार्मर्स फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि हर सीजन में प्री प्लांट सक्सेशन में क्रॉप्स उगाए जाते हैं एक सीजन के बाद दूसरा। जैसे मान लीजिए कि अगर बरसात का सीजन है तो उसमें चावल या मकई वगैरह उगा दिए। अगर जाड़ा का सीजन आया, विंटर सीजन आया तो राबी क्रॉप्स जैसे कि वीट वगैरह वो सब उगा दिए। तो दैट कम्स अंडर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या फायदा मिलता है? एक तो वो फसल अच्छा देता है हर मौसम में, और दूसरा फर्टिलिटी जो होता है सॉइल का वो मेंटेन होता है। तो हम लोग जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के तहत न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट
उसके बाद आपका इरिगेशन और डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स देखें। अब जो लास्ट मेजर स्टेप है क्रॉप का प्रोडक्शन में, वो है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप, क्योंकि हम प्लांट का अगर देख रेख कर रहे हैं व्हेन इट इज ग्रोइंग, तो हमको हार्वेस्टिंग तक उसका प्रोटेक्शन भी करना है और इवन हार्वेस्टिंग के बाद भी क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन करने की क्या जरूरत है, किस चीज से क्रॉप को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है वीड। वीड आर अनवांटेड क्रॉप्स दैट ग्रोज इन द फील्ड अलोंग विद द क्रॉप। तो वीड्स होते क्या है, घास वगैरह उग जाते हैं, झाड़ी वगैरह उग जाता है, जैंथियम, पार्थेनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, ये सब उग जाते हैं और ये प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह से? दे कम्पीट फॉर द न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड वाटर। वो बहुत अच्छा ग्रो करने लगते हैं और जहां पे ये ग्रो होते हैं वहां पे जो क्रॉप मेन क्रॉप है वो बहुत मतलब उतना अच्छा से ग्रो नहीं करते हैं, तो वो कंपटीशन करता है वीड्स। तो वीड्स को हटाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट्स हैं। अगर वो लग जाता है प्लांट में तो उसके अगेंस्ट में भी हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। वीड्स को हटाने के लिए हम लोग वीडिसाइड भी यूज करते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिजीजेस हैं प्लांट्स के, जैसे कि आपका बैक्टीरियल डिजीजेस हो गया, वायरल डिजीज हो गया। तो अगर ये सब लग गया प्लांट को तो हम लोग उसी तरह से फंगिसाइड्स और केमिकल्स का यूज करते हैं। नाउ ये सब चीज यूज करने से प्लांट को नुकसान पहुंचता है कुछ हद तक और सॉइल को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए अगर हम इसमें भी अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिस देखें, मतलब कि अगर एनवायरनमेंट को नुकसान बिना पहुंचाए अगर मेरा काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो हम लोग क्रॉप प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, वो है जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स। अगर इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स को यूज कर दिया जाए, फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो वो जितने भी कीड़े हैं वो चुन चुन के खा जाएंगे। उसके बाद है डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। अगर हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट ही उगाएं तो डिजीज तो आपका जो इंसेक्टिसाइड्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं वो यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्रॉप रोटेशन है और सेवरल क्रॉपिंग पैटर्न्स है, वो भी बायोलॉजिकल मेथड है ताकि प्लांट को ज्यादा डिजीज ना लगे और कम से कम केमिकल्स का यूज किया जाए। तो ये हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत। नाउ स्टोरेज जब किया जाता है प्लांट क्रॉप्स का, तो स्टोरेज के वक्त भी काफी ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। तो स्टोरेज इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो लेट अस डिस्कस कि क्या है स्टोरेज। स्टोरेज जो होता है वो हम लोग जो भी प्रोड्यूस होता है फील्ड से, उसको सबसे पहले उसको साफ किया जाता है, धोया जाता है। उसके बाद उसको सन में उसको सुखाया जाता है। सन में इसलिए सुखाया जाता है ताकि मॉइस्चर कंटेंट क्रॉप का जितना कम होगा वो उतना ज्यादा दिन तक स्टोर होगा। उसके बाद फिर उसको छांव में सुखाया जाता है। उसके बाद उसको ग्रेनरीज में भरकर और हम लोग जो भी स्टोरेज प्लेसेस हैं उसमें रखते हैं। स्टोरेज प्लेसेस का ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो जमीन से थोड़े से ऊपर में हो ताकि वाटर लॉग ना हो और अनाज सड़े नहीं। प्लस टाइम टू टाइम जो है वो फ्यूमिगेशन और डिफरेंट केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है। तो ये सब चीज आता है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एनिमल हस्बेंड्री, कि किस तरह से हम लोगों को एनिमल से फूड मिलते हैं।